हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव से नमस्कार। देखो, दो देशों के बीच में जो कड़वाहट थी वो अब ऑलमोस्ट वॉर के मकाम में पहुंच गई है। ऑपरेशन सिंदूर के अंदर कुछ एक रिटेलिएशन हुआ है इंडिया की तरफ कि भाई हमें लाइटली मत लेना। हर बार ही आते हो, कुछ ना कुछ टेररिज्म फैलाते हो, फिर उसके बाद बोल देते हो कि सब कुछ सही है, ये तो चलेगा नहीं। तो एक रिटेलिएशन स्ट्रांग इंडिया की तरफ से हुआ है। और ये भी बोला गया कि ऑपरेशन सिंदूर के अंदर, जो कि मेरे ख्याल से बहुत ही अप्रोप्रिएट नाम है, हम वापस से अटैक करेंगे अगर आप इसके आगे और एस्केलेशन लेके जाते हो। तो अब ये एस्केलेशन कितना हद तक होगा वो तो पता चलेगा, बट आज एक मॉक ड्रिल होने वाला है और उस मॉक ड्रिल के अंदर बी सेफ, अंडरस्टैंड द थिंग्स प्रॉपर्ली, बिकॉज दैट विल कीप यू सेफ इफ थिंग्स गेट एस्केलेटेड। आपके और आपके परिवार की रक्षा आप तभी कर पाएंगे जब आप बिल्कुल इस सब ड्रिल को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, कई बार ये लोग लाइटली ले लेते हैं कि भाई आपने देखा होगा अर्थक्वेक के टाइम पे भी कि भाई हमारे को थोड़ा ना कुछ होगा। बट जब मुसीबत आती है तो जो लोग थोड़ा अवेयर होते हैं वही अपनी भी रक्षा कर पाते हैं और दूसरों को भी हेल्प कर पाते हैं। अब र्यूमर मिल की तरफ चलते हैं। हालांकि र्यूमर मिल एक लाइट सा कॉन्सेप्ट है, फिल्मी तरीके की बातें जो कि मेरे ख्याल से लीस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जब कभी देश के मामले आ जाते हैं। आम जो आवाम है वो तो ये नहीं चाहती है कि भाई हम कहीं ना कहीं सिटीजन्स हैं, हम लड़ें एक दूसरे से। लेकिन पॉलिटिकल रीजंस की वजह से, गलत इरादों की वजह से ये गलत तरीके के नतीजे फिर निकलने शुरू हो जाते हैं। बट एनी सब साइड में रखते हैं, थोड़ा सा दिल को हल्का करने की भी बातें करते हैं। और काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर होने वाली है। ठीक है, तो 10 चीज़ें हैं, रिवर्स ऑर्डर में शुरू करते हैं कि क्या क्या बातें हो रही हैं। जैसे कि सितारे ज़मीन का जो ट्रेलर है आपको कल देखने को मिलेगा 8 ऑफ मई को। ये जो ट्रेलर है ये कितना सिग्निफिकेंट है, मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि ये चैंपियंस की रीमेक है और तो वो चैंपियंस का कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन ना आए इसके अंदर तो अच्छा है। क्योंकि जो इसका पोस्टर है उसके अंदर भी जिस तरीके से बास्केटबॉल दिख रही है, एक कोच दिख रहा है जो डाउन सिंड्रोम जो इन बच्चों को हो जाता है, जो स्पेशली एबल्ड माने जाते हैं, उनका दिमाग जो होता है अलग तरीके का क्रिएटिविटी दिखाता है, वो भी वेल यूटिलाइज हो सकते हैं सोसाइटी के अंदर। उसके बारे के अंदर बात करता है। अब ये मूवी अगर एंटरटेनिंग हुई तो लोगों को पसंद आएगी, लेकिन रीमेक के नाम से लोग ऐसे शक्लें बनाना शुरू कर देते हैं। आई होप इस फिल्म के साथ ऐसा ना हो। और दूसरा, आई होप कि जितने भी बड़े बड़े फिल्म मेकर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, उनको ये बात समझ में आए कि सबने ऐसी शक्लें बनानी है तो क्यों बनाना है यार रीमेक। तो ये जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक प्रॉब्लम तो रहेगी रहेगी। सेकंड नंबर पे चलते हैं, जिसको अपनी अदा भी पता है, लोगों को इम्प्रेस करना भी आता है। मोस्ट ऑफ द थिंग्स ही डज इट राइट एंड दैट्स द रीजन ऑफ हिज पॉपुलैरिटी नॉट ओनली इन इंडिया बट आउटसाइड। तो एसआरके ने सब्यसाची की ड्रेस पहन के, उनके आभूषण बहुत सारे पहन के मेट गाला में जो एंट्री करी, पब्लिक पगला गई। और इसका टेस्टिमनी ये है कि वोग इंडिया के, अगर आप उसके ऊपर जाओगे इंस्टाग्राम हैंडल के ऊपर, तो ऑब्वियसली मेट गाला में किसने क्या पहना, यही सब चीज़ें चलती हैं। ग्लैमर वर्ल्ड है, इनकी दुनिया इसी तरीके से चलती है। तो वहाँ पर लोगों ने क्या पहना, क्यों पहना, वो सब चीज़ें बातें चल रही होती है। लेकिन जहाँ पर शाहरुख खान की फ़ोटो है वहाँ पर करीबन 17 मिलियन एंगेजमेंट है वर्सेस बाकी लोगों की लाख लाख भी नहीं ढंग से पहुँच पा रही है। तो आप समझ लीजिए कि शाहरुख खान की पॉपुलैरिटी कितनी है, बताने की भी ज़रूरत नहीं है। बट नंबर्स देख के समझ में आ जाता है कि वाई ही सच अ लव्ड स्टार, नॉट ओनली इन इंडिया बट आउटसाइड। ठीक है, और जो ब्लैक ड्रेस है वो अच्छी लग रही है। ये आभूषण वाली जो लुक है, जो पार्शली आप कह सकते हैं कि जो सिंगर थे उनसे इंस्पायर्ड है, थोड़ी थोड़ी कह सकते हैं, थोड़ा थोड़ा, लेकिन नॉट एग्जैक्टली। बट वो गोल्ड ज़्यादा था, यहाँ पर अलग तरीके का है। थोड़ा ऑथेंटिक तरीके की यहाँ पर चीज़ें पहन रखी हैं। तो ये जो लुक है ये हमने कभी भी शाहरुख खान को इस तरीके से नहीं देखा है। तो कुछ अलग भी देखने को लोगों को मिल गया। ठीक है, बप्पी लहरी की मैं बात कर रहा था उनसे। 8th नंबर पे चलते हैं, जेलर टू। जेलर टू की जो मार्केटिंग है अभी से ही बहुत स्मार्ट हो गई है। देखो, मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब कभी भी आप कोई भी मूवी को अनाउंस करते हैं, काफ़ी हद तक आप ये नोटिस करना, आपके दिमाग चलने लग जाता है कि इसकी कास्टिंग किस तरीके की है। अगर आपको कास्टिंग थोड़ी-सी प्रभावित करती है ना, आपका मूवी में इंटरेस्ट आ जाता है, फिर टीज़र, ट्रेलर या पोस्टर का एक अलग से काम हो जाता है। जैसे सितारे ज़मीन का पोस्टर मैंने बोला बहुत ऑर्डिनरी है और वहाँ पर वो उन पे फ़ोकस करता है आमिर खान के ऊपर, जबकि इशू के ऊपर फ़ोकस नहीं करता, तो मेरे को ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं लगा। लेकिन जेलर 2 में बहुत ही अच्छे तरीके से सोचा कि भई मैं हिंदी बेल्ट तो छोड़ो, लेकिन मैं साउथ को पूरा अच्छे से कैसे कैटर करूँ। तो उन्होंने रजनीकांत साहब को तो तमिल के लिए ले लिया, ठीक है। अब उनको कैटर करना है मलयालम मार्केट, ठीक है। तो उन्होंने फ़हद फ़ासिल और मोहनलाल साहब का यहाँ पर कैमियो डाल दिया है, ठीक है। तो लोग देखना चाहेंगे कि भाई फ़हद फ़ासिल काफ़ी पॉपुलर है, मोहनलाल काफ़ी पॉपुलर है, वो क्या कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने बोला कि भई मुझे तेलुगु मार्केट के अंदर भी बहुत अच्छी आवाज़ चाहिए, तो उन्होंने भलाया साहब को ले लिया और शिवा राजकुमार साहब को ले लिया।
अब आपने नोटिस किया होगा कि जितने भी स्टार्स हैं, फ़हद फ़ासिल को अगर छोड़ दो तो ये थोड़े सीनियर तरीके के आर्टिस्ट हैं। लेकिन फ़हद फ़ासिल ने अपना नाम बहुत जल्दी कमा लिया है इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग प्रोग्रेस, तो ये सीनियर तरीके के लोग इन्होंने लिए हैं। तो ऐसा नहीं है कि रजनीकांत के सामने कोई बच्चे खड़े हुए हैं, उन्हीं के तरीके के वेटरन स्टार्स खड़े हुए हैं। तो मेरा एक क्वेश्चन होगा कि आपने ये सारी चीज़ें तो कैटर कर ली, जैसे कूली के अंदर आपने आमिर खान को ले लिया, हालाँकि वो इनकी पिक्चर नहीं है, लेकिन तो इसके अंदर क्या होने वाला है? इसके अंदर अगर क्या आपको अलग से देखने को मिलेगा कि हिंदी बेल्ट के जो लोग हैं अपने किसी स्टार को देखेंगे तो वहाँ से प्रेरणा कैसे मिलेगी उसको जाके देखने की? तो ये क्वेश्चन है, लेट्स सी ये आंसर होता है कि नहीं होता, वो टाइम बताएगा। अब चलते हैं परम सुंदरी थामा का टीज़र के बारे में। तो परम सुंदरी के अंदर है सिद्धार्थ मल्होत्रा, साथ में जानवी कपूर हैं। नॉर्थ साउथ वाला कॉन्फ्लिक्ट है जो आप 2 स्टेट्स के अंदर भी देख चुके हो। अब इसको कैसे जोवियल तरीके से दिखाया जाएगा वही सारी बात है। थामा का जो टीज़र है उसके अंदर सुपरनैचुरल चीज़ें दिखेंगी और थोड़ा कॉमिक तरीके से भी दिखेंगी, बट वेरी हाई ऑन रोमांटिक एंगल। तो ये प्रॉमिस है इस मूवी का, और ये आगे फिर फ्रेंचाइज़ को लेके जाएगा हॉरर यूनिवर्स को। इसके बाद का जो हॉरर यूनिवर्स है उसमें थोड़ा-सा ब्रेक्स लगे हुए हैं क्योंकि ऑफ द कियारा एडवानीज़ प्रेगनेंसी, तो 1 डेढ़ साल थोड़ा ऑफ रेल है। बट ये 2 जो पिक्चरें 1-2 रेडी हो गई हैं, वो रिलीज़ होंगी, और इसका जो टीज़र है दोनों का वो आपको देखने को मिलेगा 9th ऑफ मई को। और जब ये भूल चूक माफ़ रिलीज़ होगी उसके साथ। क्या भूल चूक माफ़ बहुत बड़ी रिलीज़ है कि 2 पिक्चरें उसके साथ टीज़र रिलीज़ कर रही हैं? मुझे लगता है कि फुटफॉल थोड़े बढ़ते हैं, नई पिक्चर रिलीज़ होती है तो, बट ये कोई भूल चूक माफ़ कोई बहुत बड़ी सिग्निफिकेंट पिक्चर नहीं है कि आप देखो। ये तरीके की पिक्चर वर्ड ऑफ माउथ पे चलती हैं। अगर इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा-सा यूनिक तो लग ही रहा है, अगर ये हँसा दिया अच्छे से लोगों को तो ये सरप्राइज़ तरीके की हिट हो सकती है। बट मेरा थोड़ा-सा क्रिटिसिज़्म ये रहेगा राजकुमार राव के लिए कि उनके लिए कम, और आई थिंक जो हायरिंग टीम होती है, जो कास्टिंग करती है, कि वो मतलब थोड़ा टाइप कास्ट हो रहे हैं अब। मतलब सेम तरीके की एक्टिंग 325 फ़िल्मों में अभी वो कर चुके हैं, चाहे उन्होंने वो फ़िल्में करी नहीं करी लेकिन ऐसा लगता है कि वो बस यही कर रहा है बचपन से। तो ये थोड़ा-सा अलग देखने की आशा है। मालिक जो उनकी मलिक करके जो पिक्चर आ रही है, मलिक है जो भी आ रही है वो, उसमें थोड़ा अलग लग रहा है कि कुछ सीरियस रोल होगा। तो वही कॉमेडी करते रहना, वही करते रहना, वो मतलब सेम ही लग रहा है, कुछ अलग नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि सेम ही आदमी को अलग-अलग सिचुएशन में खड़ा कर दिया जाता है, ठीक है? तो ये आर्टिस्ट की प्रॉब्लम नहीं है, आई थिंक थोड़ा टाइपकास्ट हो गए हो। आगे चलते हैं 6 नंबर पे। वॉर 2 का जो पोस्टर है वो जूनियर एनटीआर लेड, ऐसा होगा कि जो विलन होगा इसके अंदर या एंटी फोर्स जो होगा उसका पोस्टर पहले आएगा, और वो 20th ऑफ मई को जूनियर एनटीआर के बर्थडे पे आएगा। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड जेस्चर कि आप पहले हीरो की फोटो नहीं निकाल रहे हो, आप जूनियर एनटीआर के लगा, नॉट टू से जूनियर एनटीआर हीरो नहीं है, मतलब इस यहाँ पर विलन है वो, और बर्थडे वाले दिन निकाल रहे हो, तो इट्स अ वेरी नाइस जेस्चर आई वुड से, और इट्स अ गुड स्टार्ट। और अगर पहले उनका फ़िल्म का पोस्टर आता है तो जो तेलुगु ऑडियंस उनको लगेगा कि हाँ, जूनियर एनटीआर की ही पिक्चर है ये, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ ऋतिक रोशन की पिक्चर है, तो फिर इंटरेस्ट और बढ़ जाएगा। और जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि 100 करोड़ रुपए के आसपास की पिक्चर बिकेगी तेलुगु मार्केट के अंदर, तो या किसी भी हिंदी फ़िल्म के लिए पहली बार हुआ कि इतने बड़े पैसे आएँगे। तो अगर राइट तरीके की कास्टिंग, अगेन देखो यहाँ पर कास्टिंग कितनी गरम है। अगर कास्टिंग सही हो जाती है तो फिर बहुत मज़ा आता है। तो ये कास्टिंग यहाँ पर अच्छी हुई, पैसे भी बहुत महँगे पिक्चर बनेगी लेकिन महँगे रिटर्न्स भी आएँगे, और हमेशा से ही ऐसी इनोवेटिव थिंकिंग लाता रहा है यश राज स्टूडियोज़। तो कांग्रेचुलेशंस टू देम, जितने ज़्यादा बड़े-बड़े नंबर आएँगे एंड रिकॉर्ड्स आर मेंट टू बी ब्रोकन, फिर और बड़े बेंचमार्क्स सेट होंगे। अब देखो ये पार्ट 2, पार्ट 3 और सीक्वल्स का तो फैशन चल ही रहा है। तो गरम मसाला 2 जो है ओरिजिनल कास्ट के साथ, ऐसा नहीं किसी और कास्ट के साथ बनेगी ये तो वो आपको देखने को मिलेगी। अभिषेक शर्मा उसके ऊपर काम कर रहे हैं, जिन्होंने तेरे बिन लादेन और ये सब चीज़ें परमाणु वगैरह लिखी थी। तो कॉमेडी भी लिख लेते हैं, सीरियस भी लिख लेते हैं, और गरम मसाला 2 का तामझाम लिख रहे हैं, और उनका फोकस ही ये है कि मुझे जॉन इब्राहिम और साथ में अक्षय कुमार को साथ लेके आना है, ऐसा अभी के आसपास है। अभी इसके पास ना तो कोई प्रोड्यूसर है, ना कोई एक्टर्स फाइनल हुए हैं, इंटेंट है। ऐसे ही लुका छुपी 2 के अंदर कार्तिक आर्यन तो होंगे, लेकिन ये कॉमेडी सुपरनैचुरल के ज़ोन के अंदर लिखी जा रही है। तो एक और सुपरनैचुरल जहाँ पर ये भूल-भुलैया भी करते हैं, जहाँ पर ये सुपरनैचुरल वो नाग ज़िला भी करेंगे, फिर ये भी करेंगे, तो फिर अगेन टाइप कास्टिंग होनी शुरू हो जाएगी, और थोड़ा जो हल्का कॉमिक लाइट जो मूवीज़ हैं उसके अंदर टाइप कास्ट कार्तिक आर्यन होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। क्वीन 2 भी बन रही है कंगना रनौत की। क्या ये ग्लैम वही जो स्टारडम था किसी ज़माने में जिसकी वजह से क्वीन टाइटल कंगना रनौत को मिला था, वो वापस मिलेगा?
आइकॉनिक पिक्चर है, पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अभी तो फिलहाल पब्लिक इनसे मुंह बना के बैठी हुई है, तो ये 2 भी आएगी जिसकी कोई बात नहीं कर रहा है, और राइटफुली कर रहा है, क्योंकि ये बिल्कुल अपने काम पे फोकस कम और दूसरों के घर में झांकने का काम ज़्यादा करती हैं। जैसे वो घर के नीचे वो आंटी होती है ना, कि वो दूसरों के घर झांकती रहती हैं, मतलब अपना घर नहीं देखती हैं। मुझसे शादी करोगी 2 भी हो रही है, जिसके अंदर वरुण धवन और कार्तिक आर्यन शायद होंगे। कास्टिंग इंटरेस्टिंग है यहाँ पर, मैं बोलूँगा, क्योंकि यंग आर्टिस्ट और कोई है ही नहीं आपके पास, कुछ खास चॉइस है भी नहीं। किसको लोगे अदरवाइज? या तो बिल्कुल नए लेके आओगे तो मुझसे शादी करोगा, वो टाइटल ही नहीं जस्टिफाई करेगा। थोड़ा नोन तो होना चाहिए, इनके अलावा कुछ है ही नहीं। और इसके ऊपर मैं सिर्फ फिर यही बात बोलूँगा कि हमारे पास कोई बेंच स्ट्रेंथ ही नहीं है। 4-5-6 जने हैं, वही शक्लें लेके हर 2 मिनट बाद आ जाते हैं। हेरा फेरी 3 की भी अनाउंसमेंट हो चुकी है कि हम बनाएंगे, लेकिन इसका एक अनाउंसमेंट टीजर सा कुछ बनाया गया है, और ये अनाउंसमेंट टीजर के अंदर जो कुछ भी दिखाया जाएगा वो आपको हेरा फेरी 3 के अंदर नहीं दिखाया देखने को मिलेगा। इट इज़ जस्ट एन अनाउंसमेंट, जैसे कि जवान के टाइम पे जो एक इनिशियल अनाउंसमेंट टीजर आया था, ये उस तरीके से आएगा, जो आईपीएल के फाइनल में आने की पूरी संभावना है। और लोगों को ये रीअश्योरेंस देने का काम करेगा कि भाई हम हेरा फेरी 3 बना रहे हैं, टेंशन ना लो। अक्षय कुमार के साथ 3 पिक्चरें करने वाले हैं प्रियदर्शनी, हेरा फेरी 3 करेंगे, एक ओपम नाम की जो पिक्चर है उसका रीमेक करेंगे, और उसके अलावा जो भूत बंगला बन रही है वो भी बन रही है, तो काफ़ी कुछ बन रहा है उनके साथ। अब देखो, बड़ी जो न्यूज़ है वो ये है कि ब्रह्मास्त्र 2 जो है वो धर्मा प्रोडक्शंस अब नहीं बना रहा है। धर्मा प्रोडक्शन ने पहले भी कंसर्न रेज़ किया था कि हमारे लिए काफ़ी एक्सपेंसिव पिक्चर हो गई थी, हम हमेशा 100-200 तक जा पाते हैं, उससे ऊपर जाने में हमें बड़ी डिफ़िकल्टी हो जाती है, क्योंकि हम इंडिपेंडेंट प्रोडक्शन हाउस थे जो कंपनी के फॉर्म में बन रही थी। हम स्टूडियो नहीं है प्रॉपर तरीके से, और ये सब पिक्चरें बनाने के लिए हमें एसोसिएशंस करनी पड़ती हैं, और एसोसिएशंस करने में मतलब हमारे जो मार्जिन्स होते हैं वो डिप्लीट हो जाते हैं, तो हमें फ़ायदा नहीं होता, जो जिससे हम मार्जिन्स शेयर करते हैं उनको बल्कि फ़ायदा हो जाता है। तो उन्होंने बोला कि ब्रह्मास्त्र हमें बहुत डियर है, लेकिन हमें इसको थैंक यू वेरी मच करना पड़ेगा। तो ब्रह्मास्त्र 2 अब धर्मा प्रोडक्शन नहीं बना रहा है, जो ये बनाएगा वो है जियो स्टूडियोज़, और बहुत सारे चेंजेस भी होंगे इसके अंदर। ब्रह्मास्त्र 2 के अंदर आपको कैमियोज़ दिखेंगे, वो भी पता है किसके? आलिया भट्ट के, और साथ-साथ में रणबीर कपूर के। उनका फ़ोकस कम होगा, लेकिन जो कैमियो होगा वो पार्ट 3 को बहुत बड़ा लीड करेगा, जिसका सबसे बड़ा रोल होगा उसके अंदर होगा देव और दीपिका पादुकोण का। अब देव कौन होगा? क्या वो रणवीर सिंह होगा, या फिर इतनी बड़ी पिक्चर बनने वाली है, 300-400 करोड़ इस पे लगेंगे, पहले ही इतनी महँगी थी, तो क्या इसमें और बड़ा स्टार चाहिए? क्योंकि अभी आज की डेट में जब तक धुरंधर रिलीज़ नहीं हो जाती रणवीर सिंह की, और बड़ी हिट नहीं हो जाती, तब तक उन पे इतनी बड़ी बेट लगाना भी थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। हालाँकि क्योंकि ये रियल लाइफ़ कपल है, रियल लाइफ़ में भी लोग इनको देखना पसंद करेंगे। और दूसरा, लोगों ने जो बोला था कि स्क्रीन प्ले ढीला है, तो स्क्रीन प्ले बिल्कुल अलग लिखा जाएगा। हुसैन दलाल ने लास्ट टाइम कंट्रीब्यूट किया था, वो नहीं होंगे। रजत अरोड़ा आ गए हैं, जिन्होंने सीआईडी, गब्बर इज़ बैक, वन्स अपॉन अ टाइम इन मुंबई टाइप के डायलॉग लिखे थे, ये सब होगा। अब ये कब बनेगी? अभी देखो, वॉर 2 खत्म होगी इस साल, और फिर अगस्त में प्रमोशंस वगैरह शुरू होंगी, फिर फ़ोकस आ जाएगा इनका अलग तरीके से सोचने का शुरू से। तो जब ये अयान मुखर्जी सोचना शुरू करेंगे, तो वो पहले सोचना शुरू करेंगे मोस्ट प्रॉब्ली धूम 4 का। धूम 4 एक इम्पॉर्टेंट पिक्चर है जो होगी। अगर वो नहीं होती है तो उसकी जगह पे फिर ब्रह्मास्त्र 2 बनेगी। तो अब ये ब्रह्मास्त्र होती है, धूम 4 होती है, इसकी क्लैरिटी अभी नहीं है। बहुत से लोग ब्रह्मास्त्र 2 को पहले बोल रहे हैं, बहुत से लोग धूम 4 को बोल रहे हैं, लेकिन इसकी क्लैरिटी नहीं है। बट ये दोनों पिक्चरों के प्रोडक्शन हाउस क्लोज्ड हैं, तो इसका मतलब ये बनेंगी तो सही। ये स्क्रिप्टिंग स्टेज के ऊपर हैं, ये दोनों के दोनों बनेंगे, और दोनों रणबीर कपूर के साथ बनेंगी। ब्रह्मास्त्र 2 के अंदर एक और नया हीरो आएगा, जो भी आएगा वो देखते हैं। अब देखो, शिवाजी महाराज के ऊपर हिंदी पिक्चर कोई ढंग से नहीं बनी है। जो बनी है वो जो छत्रपति संभाजी महाराज के ऊपर बनी, छावा, और रितेश देशमुख का बड़ा अरमान था कि मैं हिंदी और मराठी के अंदर एक पिक्चर लेके आऊँ जो छत्रपति शिवाजी महाराज की जो सोच है उसको आगे ढंग से समझाए, कंप्लीटली कॉन्सेंट्रेटेड हो उसके ऊपर। तानाजी के अंदर उनकी थोड़ी फिगर दिखती है, थोड़ा सोच दिखती है, लेकिन पूरा नहीं दिखता है। तो राजा शिवाजी नाम की एक मूवी वो लेके आ रहे हैं, जहाँ पर वो खुद शिवाजी महाराज बने हुए हैं। तो वहाँ पर उनकी पोस्टर आया है, वो अच्छा लग रहा है। अब क्या कुछ दिखाया जाएगा इसके अंदर, वो देखने वाली बात होगी। अभी तो पोस्टर जो है वो इम्प्रेसिव लग रहा है, क्योंकि पहली लुक और गेटअप कैसा दिख रहा है वो सब आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बाकी की स्टार कास्ट की जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आपको साथ शेयर करूँगा। और आई एम श्योर, क्योंकि ये खुद मराठी हैं और उस रीजन से आते हैं, तो आई एम श्योर ही विल बी एबल टू रिप्रेजेंट एंड डू जस्टिस टू छत्रपति। सेकंड नंबर पे चलते हैं। एक क्रिटिसिज्म आ रहा है, और मेरे ख्याल से डिफेंड करने की ज़रूरत नहीं है, ये ट्रू है कुछ हद तक।
और ये ट्रू है अक्षय कुमार के लिए, ये ट्रू है अजय देवगन के लिए, और ये ट्रू है आई वुड से इवन सलमान खान के लिए, बट मोर फॉर अजय देवगन। अगर आप ये फोटो भी देखोगे तो लास्ट 10 साल से अजय देवगन ने बड़ा बढ़िया काम करा। उन्होंने 10 फिल्मों से उन्होंने अपनी लुक ही नहीं चेंज करी है। वो सेम दाढ़ी वाली लुक, ना बाल बड़े हो रहे हैं ना छोटे हो रहे हैं, बिल्कुल सब कुछ सेम हो रहा है। तो क्या होता है कि जब आप अलग अलग मूवीज़ में जाते हो, आप अलग अलग क्षेत्र दिखाते हो, आप अलग अलग रिलीजन दिखाते हो, या फिर कोई कल्चर का रिप्रेजेंटेशन होता है, लेकिन अगर आपका गेटअप चेंज नहीं हो रहा है तो क्या होता है कि गेटअप से आपका एक ऑरा भी चेंज होता है और आपके अंदर की जो एनर्जी होती है वो भी चेंज होती है। और एक क्रिटिसिज्म अजय देवगन को थोड़ा सा मिल ही रहा है कि जो एनर्जी हमें सिंघम में दिखा करती थी वो वाली एनर्जी नहीं दिख रही है। तो जो क्रिटिसिज्म राइट है वो करना चाहिए ताकि एक्टर इंप्रूव कर जाए। इनकी पिक्चरें अभी भी चल रही हैं, बाकी एक्टर्स वाला हाल नहीं है कि नहीं चलती हैं, चलती हैं, लोग पसंद भी करते हैं। इनकी लेजी एलिगेंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक अलग लेवल की अपग्रेड अब चाहिए, क्योंकि 10 फिल्में एक जैसी का मतलब है थोड़ा स्टैग्नेशन। तो अगर वो सुन रहे हैं या फिर ये वीडियो का ये सेक्शन उन तक पहुंच सकता है तो पहुंचे, और इनको ये समझ में आए कि ऑडियंस चाहती है कि कुछ लुक में चेंज आए, अब थोड़ा सा सेम रिपीटेशन लगने लग गया है। सबसे बड़ी न्यूज़, रामायण का जो टीज़र है आपको 17 मई को देखने को मिल सकता है, जब MI7 रिलीज़ होगी। और वो बताएगी कि MI7 अगर वेस्ट की सबसे बड़ी पिक्चर मानी जा रही है टॉम क्रूज के साथ, और इंडिया में पहले ये रिलीज होगी, तो इंडिया की ऐसी कौन सी पिक्चर होगी जो वर्ल्ड को टेक ऑन करेगी, वो है रामायणा। रामायणा को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। इट इज़ अ सेलिब्रेटरी मूवी। ये इंडिया को प्राउड कराने वाली मूवी है वर्ल्ड स्टेज के ऊपर। तो चाहे आप तेलुगु को सपोर्ट करते हो या कन्नड़ा को सपोर्ट करते हो या फिर मलयालम इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हो, ये या हिंदी को भी सपोर्ट करते हो, ये प्रॉब्लम ये वाली नहीं है। हिंदी मराठी ये सब नहीं है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये है आज की डेट में जो इन हैंड में है। प्रॉब्लम क्या, मतलब इट्स अ पॉजिटिव आउटलुक कि हम वर्ल्ड को कैसे इम्प्रेस कर सकते हैं। तो ये मूवी के अंदर कंटेंट वाइज बहुत दम है। तो मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि अपने पर्सनल डिफरेंसेस को रखें जेब के अंदर और इस मूवी को प्रमोट करें। एक तो इसका कॉन्सेप्ट वो हमारे भगवान के ऊपर है, हमारी हिस्ट्री के ऊपर है, कुछ लोग मैथोलॉजी बोलते हैं, जैसे भी है। और इसमें बहुत सारे वर्जन्स आपको मिल जाएंगे, सीख मिल जाएगी, चाहे वो फ्रेंडशिप की हो, चाहे वो लव की डायमेंशन हो, चाहे वो ग्रेटेस्ट विलन ऑफ ऑल टाइम हो, या फिर ग्रेटेस्ट हीरो ऑफ ऑल टाइम हो, या फिर ग्रेटेस्ट सपोर्ट फंक्शन हनुमान जी के फॉर्म में हो, या फिर ग्रेटेस्ट डिसीट हो, चाहे वो बोलते हैं ना विभीषण। वो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप इससे सीख सकते हैं, जो आज भी रेलिवेंट है। और बहुत सारी मूवीज़ का टेम्पलेट इसी के ऊपर ही चलता है, यही बेस है, यही सब कुछ होता रहता है। घूम फिर के इन्हीं के ही एलिमेंट से कुछ ना कुछ निकलता है, चाहे वो दोस्ती हो, डिसीट हो, लव हो, विलन हो, विलन की सुपर आर्मी हो, हीरो का सुपर हीरोइज्म हो, उसका रूटेड चीज़ हो, ग्राउंडेड एलिमेंट क्या है वो श्री राम से लोग सीखते हैं, वो बिल्कुल उसके टेम्पलेट पे ही चीज़ें चलती हैं। तो अगर हम वर्ल्ड को दिखा पाए कि ये सब ओरिजिन कहाँ से हुआ था तो बहुत बड़ी बात होगी। और रामायण तो कहते हैं आज से 8,000 10,000 साल पुरानी कहानी है, तो ठीक है। तो अगर इतनी बड़ी कहानी है तो वर्ल्ड तक तो पहुंचनी चाहिए, तो सबको मिल के सपोर्ट करना चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है। बाकी कंट्री का साथ देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लास्ट में सिर्फ एक स्मॉल सा मैसेज कि कभी कभी लगता है कि जो आर्टिस्ट से या स्पोर्ट्स से हमें देश की तुलना नहीं करनी चाहिए, बट मैं अगर लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स के लिए देखूं तो मैं किसी इंसान से नफरत नहीं कर रहा हूँ। मैं बार बार बोलता हूँ कि मैं वहाँ के आर्टिस्ट को बोल दूँ कि भाई मेरा आर्टिस्ट ज़्यादा महान है और आपका कम है, या फिर आपके क्रिकेटर्स कम है मेरे ज़्यादा अच्छे हैं। ये सब नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पर। हम ये बोल रहे हैं आप अच्छे हो गए शायद, हम भी बहुत अच्छे हैं, बट एट द सेम टाइम अभी मेरी कंट्री को मेरी ज़रूरत है, और मेरी कंट्री ये चाहती है कि हम किसी भी तरीके का प्रेशर डालें दूसरी कंट्री के ऊपर, ताकि अमन शांति पीस की बात हो पाए। तो अगर इन सब बॉयकॉट से या फिर किसी चीज़ से अगर ये प्रेशर बन सकता है किसी भी फॉर्म एंड शेप में, तो फिलहाल तो आप यही बोलोगे ना कि मैं कंट्री की अनकंडीशनल सपोर्ट करूंगा। चाहे आप बोलो कि भाई कि आप और ह्यूमन साइड दिखा सकते हो, लेकिन ये ह्यूमन साइड दिखा आप रहे हो क्योंकि आप कहीं ना कहीं आप कोई किसी को मार नहीं रहे, आप सिर्फ एक सटल तरीके का बॉयकॉट कर रहे हो, विच इज़ अ सॉफ्टर रिटेलिएशन विदाउट डिसरिस्पेक्टिंग एनीवन। तो मुझे ये बहुत अच्छा तरीका लगता है बॉयकॉट का, कि
मूवीज में भी यही होना चाहिए कि अगर आप बोलते हो कि इस जने को बॉयकॉट कर दो, उस जने को कर दो, तो यू आर नॉट डीमीनिंग दैट पर्सन। वो जो पर्पस है बॉयकॉट का ये है कि भाई साहब, साइमन गो बाय वी बॉयकॉट यू, मतलब यहाँ से चले जाओ, हमें आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें पाकिस्तानी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनके मंसूबों से शायद प्रॉब्लम है, तो मंसूबे बंद कर दोगे, मोर मोर देन वेलकम देन। ठीक है, तो लास्ट में ये मैसेज प्लस ये जो सिंदूर मिशन जो हुआ है दोबारा से, ये मेरे को नाम से लेके और उसकी इंटेंट से लेके काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, जो सिविलियंस को चोट नहीं पहुंचा रहा है, टेररिज्म को चोट पहुंचा रहा है। जय हिंद।